हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इंडियन एविडेंस की मैराथन क्लास। चलिए तो शुरू करते हैं इंडियन एविडेंस की मैराथन क्लास। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इंडियन एविडेंस को। अच्छा, इंडियन एविडेंस एक्ट जो है जेम्स स्टीफन के द्वारा लाया गया था 1872 में, और इसकी एक इनेक्टमेंट डेट है और इसकी एक एनफोर्समेंट डेट है, जिसमें कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले ये पता होना चाहिए कि इंडियन एविडेंस लेक्स फोरी लॉ है, लॉ ऑफ द फोरम है। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में आया था 1 सितंबर 1 डे ऑफ सितंबर 1872 को। अच्छा, तो शुरू करते हैं प्रीएम्बल से। तो आपने जो वहाँ ये देख रहे हैं, तो आप ये देख रहे हैं 15 मार्च। पहले तो 15 मार्च तो है इसकी इनएक्टमेंट डेट। और अब प्रीएम्बल में देखते हैं कि वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू कंसोलिडेट डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस। ठीक है, ये हो गया प्रीएम्बल हमारा। अब आगे चलते हैं चैप्टर 1 रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स जो है। इसमें सेक्शन 1 में इसमें दे रखा है कि ये इसका नाम होगा इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, 1872। और ये होल ऑफ इंडिया में अब अप्लाई होता है, सारी जुडिशल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होता है, सारे कोर्ट मार्शल पे अप्लाई होता है, मगर आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट के ऊपर ही अप्लाई नहीं होता, और एफिडेविट के ऊपर ही अप्लाई नहीं होता। और ये एविडेंस एक्ट कोई भी आर्बिट्रेटर के ऊपर भी अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अब आते हैं आगे। ये जो एक्ट है 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे सेक्शन 2 की ओर, जो कि हो चुका है रिपील। ठीक है, सेक्शन 3 में हमें इंटरप्रिटेशन दे रखी है। इंटरप्रिटेशन में हमें क्या क्या दे रखा है? पहला है कोर्ट। तो कोर्ट में हमें क्या याद करना है? ऑल जजेस इंक्लूडेड ऑल जजेस मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। ठीक है, सेकंड इसमें आता है फैक्ट। फैक्ट में हमें लिखना है, फैक्ट में हमें याद करना है एनीथिंग और स्टेट ऑफ थिंग्स, एनीथिंग और स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। कि कोई चीज़ अगर आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, तो वो फैक्ट में माना जाएगा। और इसमें सेकंड दे रखा है मेंटल कंडीशन, तो इसमें मेंटल कंडीशन भी फैक्ट मानी जाती है। आगे इसका इलस्ट्रेशन है दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट अरेंज्ड इन सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज़ अ फैक्ट। कि कोई सर्टेन ऑब्जेक्ट एक सर्टेन अरेंजमेंट के द्वारा एक सर्टेन जगह पे रखा गया है, तो वो एक फैक्ट होगा। सेकंड है कि अगर किसी ने कोई बात सुनी। थर्ड है किसी ने कोई बात कही, तो ये भी एक फैक्ट होंगे। इसमें जो डी है, डी इलस्ट्रेशन, द मैन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन हैज़ अ सर्टेन इंटेंशन एक्ट्स इन गुड फेथ। कि कोई इंसान सर्टेन ओपिनियन रखता है किसी बात पे, कोई इंटेंशन रखता है किसी काम करने से पहले, कोई गुड फेथ रखता है। गुड फेथ भी हो सकती है, वो फ्रॉडुलेंटली भी हो सकती है, और कोई पर्टिकुलर वर्ड का यूज़ करता है, तो वो भी फैक्ट माना ही जाएगा। या फिर किसी मैन की कोई सर्टेन रेपुटेशन है, तो वो भी फैक्ट मानी जाएगी। अब इसमें हम नेक्स्ट आते हैं रेलिवेंट। रेलिवेंट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए, जिसे हम पढ़ते हैं रेलिवेंट को। द फैक्ट इज सेट टू बी रेलिवेंट टू अनदर व्हेन वन इज कनेक्टेड। ठीक है, वन इज कनेक्टेड विद अदर। इसमें बताया गया है कि अगर एक फैक्ट तब एक दूसरे फैक्ट के रेलिवेंट होगा जब वो एक दूसरे फैक्ट से रेलिवेंट, और जब वो एक दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड होगा। मतलब कि एक आदमी ने ट्रक जाते हुए देखा बहुत तेज़ स्पीड में,
थोड़ी आगे जाके दूसरे आदमी ने ट्रक जाते हुए देखा बहुत तेज स्पीड में, और वो तीसरे आदमी ने ट्रक देखा जो किसी चौथे आदमी को टक्कर मार गया था। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो ये सब रेलिवेंट माने जाएंगे। ठीक है, इसमें आता है नेक्स्ट फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू क्या होते हैं? जो डिस्प्यूटेड फैक्ट होते हैं। अच्छा, रेलिवेंट को याद करने के लिए आप एक चेन चेन ऑफ सीरीज मान सकते हैं। जैसे आपने चेन देखी होगी, वो उसमें कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, तो इसीलिए इसी को भी आप रेलिवेंट को भी इसी एक तरीके से मान सकते हैं कि कड़ी से कड़ी जुड़ी रहती है, उसे रेलिवेंट कहा जाता है। फैक्ट इन इशू में होता है डिस्प्यूटेड फैक्ट, कि कोई अगर डिस्प्यूटेड फैक्ट बता रहा है, अगर कोई डिस्प्यूटेड फैक्ट बता रहा है कि तो वो फैक्ट इन इशू होगा। मतलब इसे पढ़ते हैं हम, एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी असर्टेन्ड और डिनाइड। ठीक है, इसमें कोई राइट, लाइबिलिटी या डिसेबिलिटी और किसी फैक्ट का एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस भी आता है। इसे इलस्ट्रेशन से हम अभी आगे समझेंगे, इसके इलस्ट्रेशन भी पढ़ेंगे। आज हम एविडेंस एक्ट को पूरा थ्रू आउट पढ़ेंगे, तो आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि whenever under the provision of law for time being in force or to civil procedure, any court records an issue of fact, the fact to be asserted, denied or in answer to such issue is a fact in issue। तो कोई भी इशू, इसमें अगर कोई कोर्ट रिकॉर्ड करती है कोई भी इशू ऑफ फैक्ट, तो वो माना भी जा सकता है, लिया भी जा सकता है और मना भी किया जा सकता है कि वो फैक्ट इन इशू होगा। इसे इसका इलस्ट्रेशन है कि ए इज़ अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी, तो इसमें फैक्ट इन इशू होंगे कि क्या ए ने बी की हत्या करी, क्या ए का इंटेंशन था बी की हत्या करने के लिए, ये सब फैक्ट इन इशू होंगे। नेक्स्ट आ जाता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है कि मैनी मैटर, डॉक्यूमेंट का मतलब है एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन ऑन एनी सब्टेंस, कि किसी सब्टेंस पे कोई मैटर डिस्क्राइब करा गया है बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर्स, मार्क्स। ठीक है, लेटर, फिगर्स और मार्क्स के द्वारा कोई भी किसी चीज़ पे कोई भी चीज़ हो सकती है, उस पर कोई सब्टेंस मतलब उस पर लिखा गया है, एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है, इसके इलस्ट्रेशन है आर राइटिंग इज़ अ डॉक्यूमेंट, वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ, फोटोग्राफ्स आर डॉक्यूमेंट। हाँ, मैप, मैप जो है हमें आगे बताया भी जाएगा, आगे आया है सेक्शन 83 में। मैप और प्लेन इज़ अ डॉक्यूमेंट, एन इंस्क्रिप्शन ऑन मेटल प्लेट और स्टोन इज़ अ डॉक्यूमेंट, अ कैरिकेचर इज़ अ डॉक्यूमेंट। तो ये सब हमें बताया गया क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं इलस्ट्रेशन के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं आगे, एविडेंस। एविडेंस का मतलब पढ़ते हैं हम अब इसमें कि एविडेंस क्या होता है। ठीक है, ऑल स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्ड टू मेड बिफोर बाय विटनेस इन रिलेशन ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। तो इसमें हमें बताए गए हैं दो तरीके के एविडेंस, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो ओरल एविडेंस वो होंगे जो कि कोर्ट परमिट करेगी, जो कि ओरली दिए जाएंगे, और जो भी स्टेटमेंट्स होंगी जो कोर्ट परमिट करेंगी वो ओरल एविडेंस होंगे, और जो भी डॉक्यूमेंट और या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो भी होंगे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माने जाएंगे। अब आते हैं हम आगे प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड में। तो इसमें कभी भी प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड तो पूछा नहीं जाता, मगर नॉट प्रूव्ड बहुत पूछा जाता है, मगर फिर भी हम प्रूव्ड डिसप्रूव्ड एक बार पढ़ लेते हैं। तो a fact is said to be proved when, after considering the matters before it, the court either believes it to exist or considers its existence so probable that prudent men ought, under the circumstances of particular case, to act upon the supposition that it exists। तो इसमें बताया गया है कि प्रूव्ड वो होगा कि कोर्ट उसे बिलीव करती है कि ये तो फैक्ट हुआ ही होगा या फिर ये ही होता है,
कि उसकी कंसिस्टेंट जो एग्जिस्टेंस है वो इतनी प्रोबेबल है कि कोई प्रूडेंट मैन कैसे सोचेगा कि ये नहीं होता होगा। अब इसमें डिस्प्रूव्ड है, अ फैक्ट इज सेड टू बी डिस्प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट कोर्ट आइदर बिलीव दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट और कंसिडर्स इट नॉन एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्प्रूव कब होगा कि जब कोर्ट बिलीव करेगी कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है या फिर वो नॉन एग्जिस्टेंस है। अब आता है जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि है नॉट प्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड में है, अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव व्हेन इट इज़ नाइदर प्रूव्ड नॉर डिस्प्रूव्ड। तो इसमें बताया गया है कि एक जो फैक्ट होगा वो नॉट प्रूव्ड कब होगा, जब वो ना ही प्रूव किया गया है ना ही डिस्प्रूव किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया में तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं, पता ही है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब आते हैं फैक्ट पे। नहीं, फैक्ट तो हमने अभी पढ़ा है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 4 पे, मे प्रज्यूम और शैल प्रज्यूम। ये जो बेयर एक्ट है मैंने गूगल से डाउनलोड करा है, तो इसमें कुछ वो कोई ख़ास बात तो है नहीं, मगर आपको जो ये केस लॉज है अगर आपको ये पढ़ने हो तो आप इनका रोक के पढ़ सकते हैं। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। तो मे प्रज्यूम पढ़ते हैं। मे प्रज्यूम में आएगा सेक्शन 4 में। तो तो इसमें आज 3 तरीके के प्रेजम्पशन आते हैं, मे प्रज्यूम, शैल प्रज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। तो एक फैक्ट को हम कई तरीके से कोर्ट जो है प्रज्यूम करती है। तो मे प्रज्यूम जो आता है वो होता है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, और शैल प्रज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ होते हैं प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। इसमें डायग्राम बना देता हूँ। फैक्ट, तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट तो होगा मे प्रज्यूम, और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो होगा वो है शैल प्रज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक है, अब मे प्रज्यूम पढ़ते हैं कि whenever it is proved by this act that court में presume a fact, ये कोर्ट कोई फैक्ट प्रज्यूम करेगी either in regard as such proved unless and until it is disproved। अच्छा, तो जो मैंने आपको बताया था प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट रिबर्टेबल होता है और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ नॉन रिबर्टेबल होता है। तो जो मे प्रज्यूम होगा उसमें कोर्ट प्रज्यूम कर सकती है कि कोई फैक्ट है और उसे डिस्प्रूव किया जा सकता है। शैल प्रज्यूम में होगा कि कोर्ट शैल प्रज्यूम अ फैक्ट एंड अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डिस्प्रूव्ड। तो कोर्ट जो है शैल प्रज्यूम में एक तरीके से प्रज्यूम करेगी कि शायद ये हो चुका है और उसे बाद में डिस्प्रूव भी किया जा सकता है, मगर कंक्लूसिव प्रूफ जो है उन्हें डिस्प्रूव नहीं किया जा सकता। शैल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पज ऑफ डिस्प्रूविंग इट। ठीक है, अब इसमें कंक्लूसिव प्रूफ में आते हैं। अच्छा, तो मैं आपको बता देता हूँ मे प्रज्यूम, शैल प्रज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ में कौन कौन से सेक्शन आते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के। तो मे प्रज्यूम में आता है, मे प्रज्यूम में आते हैं 79 से 85 तक, और शैल प्रज्यूम में आते हैं 86, 87, 88, 89, 90 ये सब, और कंक्लूसिव प्रूफ में आते हैं 40, 41 और 115। ठीक है, 115 एस्टॉपेल है, 41 है जजमेंट इन रैम और 40 है रेस जुडिकाटा। और इसमें काफ़ी सेक्शंस हैं, तो इन्हें भी हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, तो ये पूरा हो गया। अब आते हैं आगे। इसमें शैल प्रज्यूम इसमें बताया गया सब कुछ। अगर आपको ध्यान से पढ़ना है, ज़्यादा डीप में पढ़ना है, तो आप इन्हें रोक के पढ़ सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन नंबर 5 पे, एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स। इसमें नाम में ही बता रखा है कि एविडेंस जो होंगे फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स के ही दिए जाएंगे।
इसमें इलस्ट्रेशन है, ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम विद अ क्लब विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिम डेथ। तो इसमें किन किन फैक्ट इन इशू पे जो दिए जाएंगे एविडेंस के, ए बीटिंग विद द क्लब, ए कॉजिंग डेथ बाय बीटिंग सच। ठीक है, अब आते हैं आगे सेक्शन 6। इसमें आता है सेक्शन 6 जो है रेस जेस्टे। रेस जेस्टे का डॉक्ट्रिन, इसका नाम है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। के उन उन जो कोई फैक्ट जो है सेम ट्रांजैक्शन में होंगे तो उनकी भी रेलिवेंसी होगी। इसमें ये बताया गया है, फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू टू फॉर्म आर सो कनेक्टेड विद फैक्ट इन इशू टू फॉर्म पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन आर रेलिवेंट। ठीक है, whether they occurred at the same time or place at different time and places। ठीक है, इसमें बताया गया है कि कोई भी फैक्ट जो है वो कोई भी फैक्ट जो है वो इतना कनेक्टेड है किसी भी फैक्ट से कि वो रेलिवेंट बन जाता है। जैसे कि इलस्ट्रेशन में दे रखा है, ए इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम। ठीक है, कि ए जो है बी को मर्डर के लिए एक्यूज्ड है, तो जो भी ए ने कहा या जो भी ए ने करा और जो भी बाई स्टैंडर्स जो थे उन्होंने देखा, तो वो सेम ट्रांजैक्शन में आएगा और ये एक रेलिवेंट फैक्ट होगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। इसमें फैक्ट विच आर ओकेजन कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। इसमें एक और आएगा, प्रिपरेशन भी आएगा इसमें। ठीक है, सेक्शन 7 हमें बताता है कि फैक्ट विच आर ओकेजन कॉज इफेक्ट immediate or otherwise of relevant fact or fact in issue which constitute the state of thing under which they happen, constitute the state of thing under which they happen or which afford an opportunity for the occurrence or transaction are relevant। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं कही है मगर इसे थोड़ा समझना पड़ेगा कि अगर ओकेजन मिलता है, कॉज इफेक्ट या फिर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो भी अगर और वो सेम अकरेंस होते या फिर सेम ट्रांजैक्शन में होते तो वो रेलिवेंट मानी जाएगी। इसमें एक केस है आर वर्सेस रिचर्डसन, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। तो इसमें क्या होता है, एक रिचर्डसन होता है, वो एक लड़की से उसका प्रेम संबंध होता है। ठीक है, आर वर्सेस रिचर्डसन। तो उसमें रिचर्डसन जो है एक लड़की की हत्या करने चला जाता है अपने दोस्त से कह के कि मैं ज़रा जूते सिलवाने जा रहा हूँ मोची के पास, और वो जाके उस लड़की की हत्या कर देता है। ठीक है, और बाद में जब वो हत्या करके भाग रहा होता है तो उसका एक पैर जो है कीचड़ में गिर जाता है, और वो जब अपनी फैक्ट्री में वापस पहुंचता है काम के दौरान, लंच के टाइम हो जाता है और वो लड़की की हत्या कर देता है। और जब वो वापस जाता है तो वापस जाके सब लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारा पैर ही गंदा कैसे हुआ, तो वो कहता है कि मैं जो है गलती से कीचड़ में गिर गया था। फिर क्या कहते हैं, जब लड़की का फ्यूनरल होता है तो फ्यूनरल के टाइम पे जो मेड होती है उस लड़की की, वो सबसे कहती है कि आइए अपने जूते दिखाइए। तो रिचर्डसन जो है हेजिटेट करता है, तो इसी से ही पता चल जाता है कि रिचर्डसन गिल्टी है और उसके पास जो ब्लड की जीन्स है और जिस पैर पे उसके कीचड़ लगी थी वो वाली पैर की जीन्स भी वहीं होती है। और पता ऐसे चलता है कि जब रिचर्डसन मर्डर करके भाग रहा होता है तो वहीं गार्डन में उसके जूतों के पैर के निशान छप जाते हैं। और मेड जब उसके फ्यूनरल पे जूतों को देखने की कहती है तो रिचर्डसन हेजिटेट करता है। तो इससे हम अब पता करेंगे ओकेजन कॉज और इफेक्ट। तो रिचर्डसन को ओकेजन मिला लंच के टाइम पे, कॉज क्या था कि लड़की उससे प्रेग्नेंट हो गई थी उसको, और इसका इफेक्ट क्या था, करा उनने मर्डर। अपॉर्चुनिटी उसे कब मिली, जब
उसने अपने दोस्त को कहा कि वो जूते जूते सिलवाने जा रहा है मोची के। तो ये सब एक ट्रांजैक्शन में हुआ, तो ये सब एक रेलिवेंट फैक्ट माने गए थे। ठीक है, सेक्शन 7 आपको समझ आ गया होगा। ऐसी सेम है सेक्शन 8, उसमें है मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। एनी फैक्ट इज रेलिवेंट विच शोज और कंस्टिट्यूट अ मोटिव और प्रिपरेशन। ठीक है, रेलिवेंट विच शोज और कंस्टिट्यूट अ मोटिव और प्रिपरेशन, जो कि मोटिव और प्रिपरेशन को शो करता है, वो भी फैक्ट रेलिवेंट माना जाएगा। अब इसमें बताया गया कंडक्ट। तो इसमें एजेंट का कोई कंडक्ट, कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी, एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रेफरेंस टू सच सूट एंड प्रोसीडिंग or in reference to any fact in issue therein or relevant thereto, and the conduct of any person of offence against whom is the subject of any proceeding is relevant, if such conducted influences or influenced by any fact in issue of relevant fact whether it is previous or subsequent thereto। तो इसमें बताया गया है कि अगर जैसे अभी ऊपर वाला केस था रिचर्डसन वाला, रिचर्डसन वाले में उस पर मोटिव था उस लड़की को मारने का, उनने प्रिपरेशन भी करी थी, और उसका कंडक्ट जो था प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट के, उसका प्रीवियस कंडक्ट क्या था कि उसने लोगों को बताया कि मैं कीचड़ में गिर गया था, और उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या था कि वो जब मेड उससे कह रही थी कि जूते दिखाओ तो उनने अपने जूते नहीं दिखाए थे। तो ये हो गया सब्सिक्वेंट कंडक्ट। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन कहता है द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट्स। ठीक है, डज नॉट इंक्लूड statements, or when the conduct of any person is relevant, any statement made to him in presence of hearing which affects the conduct is relevant। अब आते हैं इसका एक illustration पढ़ लेते हैं। A is tried for the murder of B। The fact that A murdered C, that B knew that A had murdered C, and the B had to try to extort money from A by threatening to make his knowledge public are relevant। ठीक है, और इसमें एक सी इलस्ट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय पॉइजन। ये मोटिव का इलस्ट्रेशन है। तो इसमें बताया गया है कि ए ने जो है बी को मारने की कोशिश करी जहर के द्वारा। तो फैक्ट इसमें ये था कि बी की हत्या से पहले ए जहर खरीदता हुआ दिखा था, जहर एडमिनिस्टर करता हुआ दिखा था बी को, तो ये रेलिवेंट होगा। अब आइए आगे चलते हैं। फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट्स, इसे कहते हैं हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। मगर इसे सिर्फ हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड पे नहीं रोक के रख सकते, इसे हम, ये कोई रिलेशन भी बताता है, आइडेंटिटी भी बताता है, ये इसे हम पढ़ के पूरा समझेंगे। मगर वैसे अगर जनरली समझे तो इसमें टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की बात की गई है। फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, कि कोई भी फैक्ट जो है इंट्रोड्यूस कर रहा है या एक्सप्लेन कर रहा है फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट को, विच सपोर्ट्स और रिबर्ट एन इन्फेरेंस सजेस्टेड बाय फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, कि जो सपोर्ट कर रहा है या रिबर्ट कर रहा है फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट को, और विच एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन। इसमें जो नोट करने की बात है वो है एनीथिंग और पर्सन, के इसमें कोई थिंग भी हो सकती है और कोई पर्सन भी हो सकता है ना। हुज आइडेंटिटी इज रेलिवेंट और फिक्स द टाइम और प्लेस एट विच एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट हैपेंड, कि कोई फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट हुआ होगा जिसके द्वारा, और विच शो द रिलेशन ऑफ पार्टीज, कि वो रिलेशन ऑफ पार्टीज शो कर रहा है वो इंट्रोडक्शन, तो वो भी रेलिवेंट माना जाएगा। ठीक है, सेक्शन 9 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आगे, इसका एक इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। ए द क्वेश्चन इज वेदर अ गिवन डॉक्यूमेंट इज अ विल ऑफ ए, द स्टेट ऑफ ए प्रॉपर्टी एंड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एट द डेट ऑफ द एलाइज्ड विल मे बी रेलिवेंट फैक्ट। कि इसमें कहा गया है कि कोई एक क्वेश्चन है कि एक डॉक्यूमेंट है कि वो क्या वो ए का विल है, ए की वसीयत है,
तो ए की जो प्रॉपर्टी है उसकी फैमिली में, और है ना कि ए की जो प्रॉपर्टी है फैमिली में वो रेलिवेंट फैक्ट होगी। इंडियन एविडेंस के सारे जो इलस्ट्रेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, मगर मैं कुछ इलस्ट्रेशन आपको बता रहा हूँ और आप बाकी खुद पढ़ेंगे। ठीक है। थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिज़ाइन। अच्छा, तो इसमें क्या बताया गया, कॉमन डिज़ाइन के बारे में बताया गया और कॉन्स्पिरेटर के बारे में बताया गया। अब हमने कॉन्स्पिरेटर देखा था 120 ए और 120 बी में, किसके, आईपीसी। ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि कोई भी कॉन्स्पिरेटर द्वारा कही गई बातें बिटवीन टू पर्सन, अगर अगर कोई जैसे मान लीजिए दो कॉन्स्पिरेटर है, उन दो कॉन्स्पिरेटर के बीच में कही गई जो भी बातें हैं कॉन्स्पायरेसी के दौरान, ड्यूरिंग द कॉन्स्पायरेसी, तो वो सब रेलिवेंट होंगी। मगर जब जो भी कॉन्स्पायरेसी ख़त्म हो गई है और उसके बाद जो भी वो बातें करेंगे वो रेलिवेंट नहीं होगी। तो आइए अब सेक्शन पढ़ते हैं। वेयर देर इज़ अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट टू और मोर पर्सन हैज़ कंस्पायर्ड टुगेदर, के दो से ज़्यादा पर्सन ने कंस्पायरेसी की है, षड्यंत्र रचा है। एनीथिंग सेड और डन और रिटिन। अच्छा, इसमें एनीथिंग सेड डन और रिटिन by anyone of such person in reference to common intention after the time when such intention was first entertained by any one of them is relevant fact। जो मैंने बताया था कि अगर जो भी वो उनके बीच में बातें होंगी वो relevant fact होंगी। To be conspiring as well as the purpose for proving the existence of conspiracy for the purpose of showing that any person was a party to it। ठीक है। अब आगे आ जाते हैं सेक्शन 11 में। इसे कहते हैं प्ली ऑफ एलिबी। ठीक है, इसे पढ़ते हैं प्ली ऑफ एलिबी को। सेक्शन 11, व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, कि जब वो इनकंसिस्टेंट होते हैं फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के, इफ बाय देमसेल्फ इन कनेक्शन विद अदर fact that they make the existence and non-existence of fact in issue or relevant fact highly probable or improbable, probable और improbable। तो इसमें बताया गया है कि अगर मान लीजिए मेरे ऊपर दोष लगता है, जैसे कि इसमें इलस्ट्रेशन ए दे रखा है, इलस्ट्रेशन ए पढ़ लेते हैं। इलस्ट्रेशन ए है, द क्वेश्चन इज आस्क्ड वेदर ए कमिटेड अ क्राइम एट कलकत्ता ऑन अ सर्टेन डे, कि ए ने कोई क्राइम करा है कलकत्ता में। द फैक्ट दैट ऑन दैट डे ए वाज लाहौर इज़ रेलिवेंट, के अगर कोई ए पे क्वेश्चन करते हैं कि ए ने कोई क्राइम करा है कलकत्ता में, और ए के पास पर्ची है फिल्म की कि वो तो लाहौर में उस टाइम लाहौर में पिक्चर देख रहा था, तो ये रेलिवेंट माना जाएगा। दैट द फैक्ट नियर द टाइम when the crime was committed A was at the distance from the place where it was committed, which would which would render it highly improbable, though not impossible, he committed it is relevant। अच्छा, और इसमें दूसरा बताया गया है कि अगर मान लीजिए कि 100-200 गज की दूरी पर ही है और फिर वो प्ली ऑफ एली भी लेता है कि मैं तो दूर था, इतनी दूर था, तो ये तो कोई प्ली नहीं होएगी। ठीक है। अब आगे चलते हैं। सूट्स फॉर डैमेजेस, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है मगर फिर भी बता देता हूँ। इन सूट्स इन विच damages are claimed, any fact will enable the court to determine the amount of damage which ought to be awarded is relevant, कि कोई सूट में डैमेजेस क्लेम करे गए हैं और कोई फैक्ट जो है वो बताता है कि इस पे इतना नुकसान हुआ है, तो कोर्ट जो है उस फैक्ट को रेलिवेंट मानेगी। ठीक है। अब सेक्शन 13 में आते हैं, फैक्ट्स रेलिवेंट व्हेन कस्टम इज इन क्वेश्चन। तो कस्टम पहले हम बता देते हैं, कस्टम जो है मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ होता है, और कस्टम जो है कंसिस्टेंट होते हैं अपने नेचर में, और ये बहुत बहुत सालों से चले आते जा रहे होते हैं, उन्हें
कस्टम मान लिया जाता है। तो इसमें बताया गया कि कस्टम जो हैं वो भी रेलिवेंट होंगे सेक्शन 13 में। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 14 में, फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड और बॉडी और बॉडीली पेन और बॉडीली फीलिंग। ठीक है, इसमें सेक्शन 14 में हमें बताया गया है कि स्टेट ऑफ माइंड भी रेलिवेंट होगा, बॉडली फीलिंग भी रेलिवेंट होगी, और इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इलविल, गुडविल, ठीक है, ये सब भी रेलिवेंट होंगे। अगर अगर मान लीजिए कोई पर्सन जो है गुड फेथ में काम करता है, तो वो फैक्ट रेलिवेंट माना जाएगा। कि मान लीजिए मैं जा रहा था और मेरे को एक किसी का बटुआ पड़ा हुआ मिल जाता है, वो मैं बटुआ पुलिस वाले को लौटा देता हूँ, और बाद में पता चलता है कि वो जो बटुआ था वो एक बहुत बड़े क्रिमिनल का था। तो ये फैक्ट रेलिवेंट होगा, मगर मैंने जो उसका बटुआ जो है गुड फेथ में लौटाया था, तो ये फैक्ट रेलिवेंट होगा। ठीक है, अगर मैं उसे रख लेता अपने पास उसके बटुए को और वो मेरे पास मिलता और फिर पुलिस मुझे पकड़ के लेके जाती कि ये क्रिमिनल का बटुआ तुम्हारे पास कहाँ से आया है, तो वो गुड फेथ में नहीं होता। ऐसे ही इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इलविल, गुडविल, ये सब भी रेलिवेंट होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। अ फैक्ट रेलिवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ रेलिवेंट स्टेट ऑफ माइंड मस्ट शो दैट स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट। ठीक है, कि स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट करती है तो वो रेलिवेंट माना जाएगा। बट वेयर अपॉन द ट्रायल ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, के कोई पर्सन जो है एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस है, द प्रीवियस कमीशन बाय द एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस इज रेलिवेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, तो उसका प्रीवियस कमीशन जो होगा वो रेलिवेंट माना जाएगा। इसका इलस्ट्रेशन है, ए इज अक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स knowing them to be stolen. It is proved that he was in possession of a particular stolen article. The fact that at the same time he was in possession of many stolen article is relevant. इसमें जो मैंने आपको बताया था अभी उससे रिलेटेड है ये तकरीबन, कि एक ए पर्सन है, उसे पता है कि ये स्टोलन गुड्स हैं और वो फिर भी उन्हें अपने पास रखता है, और बाद में जब पुलिस आती है उसे पकड़ती है और देखती है कि उसके पास तो और भी स्टोलन आर्टिकल्स हैं उसके अलावा, तो ये फैक्ट रेलिवेंट होगा कि वो एक चोर है। ठीक है, बहुत सारे इलस्ट्रेशन है इसमें, सारे पढ़ेगा आप तभी कुछ बात बनेगी। अब आते हैं सेक्शन 15 में, एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। इसमें बताया गया है कि अगर कोई बात जो है बताया कि अगर कोई कि अगर आप बार बार मान लीजिए कि मैं कोई घर खरीदता हूँ और बार बार उस घर में आग लग जाती है, तो ये इफेक्ट इंसिडेंटल तो होगा नहीं। चलो मान लीजिए एक बार आग लग गई, दो बार आग लग गई, इंसिडेंटल हो सकता है दो बार तो, अगर 5 बार मैंने खरीदा और 5 बार आग लग गई तो ये तो सही बात नहीं है। तो ये आता है सेक्शन नंबर 15 में कि इंसिडेंटल है या एक्सीडेंटल है। अब ये है जैसे जो मैंने बताया, ए इज़ अक्यूज ऑफ बर्निंग डाउन हिज हाउस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मनी फ्रॉम विच इट इज़ इंश्योर्ड, के इंश्योरेंस की मनी के लिए ए जो है बार बार अपने घर में आग लगा देता था। द फैक्ट दैट ए लिव्ड इन सेवरल हाउसेज सक्सेसफुली, each of which is insured in which of the fire occurred, and after each of which fire A received payment from the different insurance officer। ठीक है, तो ये इंसिडेंटल नहीं होगा, ये एक्सीडेंटल होगा। तो ये इंसिडेंटल होगा, एक्सीडेंटल नहीं होगा। ठीक है, अरे क्या हुआ, एक सेकेंड बस, ये 15 तक तो आ गए थे ना। अब आएगा सेक्शन नंबर 17।
अगर कोई, हाँ, अगर सेक्शन 16 में बताया गया है कि अगर कोई रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई फैक्ट होता है तो वो भी रेलिवेंट होगा। अब आते हैं 17 में, जिसमें कि बताया गया एडमिशन। तो इसमें बताया गया एडमिशन जो है स्टेटमेंट होगी, ओरल हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है। ठीक है। अब आगे आ जाते हैं सेक्शन नंबर 18 में। सेक्शन नंबर 18 बताता है एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और इज एजेंट बाय सूटर एंड रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर बाय प्रेजेंटेड। अच्छा, तो इसमें बताता है कि पहले हमें बताया गया कि एडमिशन क्या होता है, अब दूसरे में हमें बता रहे हैं कि एडमिशन कौन कौन कर सकता है। तो इसमें बताया गया स्टेटमेंट्स मेड बाय अ पार्टी to proceeding or by an agent to such party with whom court regards under the circumstances of the case as expressly or impliedly authorized by him to make them are admission। तो इस कोर्ट जो है किसी भी पार्टी का, किसी भी पार्टी टू द एजेंट का भी एडमिशन ले सकती है। स्टेटमेंट मेड बाय पार्टीज और टू पार्टीज टू सूट्स इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर आर नॉट एडमिशंस। के जो भी रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में स्टेटमेंट्स होंगी वो एडमिशन नहीं होंगी, अनलेस एंड अनटिल, इसमें कुछ बता रखें कि कोई ये रिप्रेजेंटेटिव सूट में भी होंगी, अनलेस एंड अनटिल स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन हु हैव प्रोप्राइटी और पेक्यूनियरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, के सब्जेक्ट मैटर में उसका पर्टिकुलर या पेक्यूनियरी इंटरेस्ट है, और पर्सन फ्रॉम होम द पार्टीज टू सूट हैव डिराइव्ड देयर इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर, या फिर पार्टीज का जो है इंटरेस्ट डिराइव होता है सब्जेक्ट मैटर से, तो भी वो एडमिशन माने जाएंगे। आर एडमिशन इफ दे आर मेड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट। ठीक है। इसमें पहले में बताया गया कि एजेंट भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं जिनका पेक्यूनरी इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर में और जिनका इंटरेस्ट डिराइव्ड हो रहा है उस सब्जेक्ट मैटर से, तो वो भी एडमिशन माने जाएंगे। अब आते हैं 19 में, एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट, कि उसकी पोजीशन प्रूव करेंगे। स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन हुज पोजीशन और लाइबिलिटी इज नेसेसरी, it is necessary to prove as against any party to suit or admission if such statement would be relevant as against such person in relation to such position or liability in a suit, कि कोई उसकी पोजीशन बताती है या लाइबिलिटी बताती है किसी सूट में, उस एडमिशन की, उस स्टेटमेंट को एडमिशन माना जाएगा। ठीक है। और वो अगेंस्ट में भी हो सकता है, मतलब सामने वाली पार्टी के भी अगेंस्ट में हो सकता है और अपने अगेंस्ट में, तो वो होता ही है। अगर एडमिशन अपने खिलाफ करते हैं तो वो रेलिवेंट माना जाता है, और अगर वो अपने फेवर में करते हैं तो वो एडमिशन रेलिवेंट नहीं माना जाता है। ठीक है। सेक्शन 20 में आता है एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टी टू सूट। तो इसमें बताया गया है कि कोई भी जो पार्टी है वो एक्सप्रेसली रेफर्ड करी गई है कि ये पार्टी टू द सूट है और ये एडमिशन दे सकती है, तो वो उनके एडमिशन रेलिवेंट माने जाएंगे। तो 21 में बता रखा है कि जो मैंने बताया था अभी कि अपने अपने फेवर में अगर दोगे एडमिशन तो वो इरेलीवेंट होगा, और अपने अगेंस्ट दोगे तो वो एडमिशन रेलिवेंट होगा। एडमिशन आर रेलिवेंट एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन। ठीक है, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम, कि उसके अगेंस्ट में यूज़ कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट बी प्रूव्ड और ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन हु मेक्स देम, के उसके अगेंस्ट तो यूज़ कर सकते हैं मगर उसके बिहाफ पे यूज़ नहीं कर सकते, एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस। तो फॉलोइंग केसेस कौन कौन से हैं? एडमिशन में बी प्रूव्ड ऑन द बिहाफ ऑफ पर्सन मेकिंग इट सच नेचर दैट द पर्सन मेकिंग वाज डेड, इट वुड बी रेलिवेंट एज बिटवीन द थर्ड पर्सन। तो इसमें डाइन डिक्लेरेशन के बारे में बताया गया पहले वाले में। An admission may be proved by on the behalf person making it consist of a statement of any state of mind, body, relevant or issue made or about time such state of existed in a complete, के किसी भी बॉडी और किसी भी स्टेट ऑफ माइंड के बारे में किसी को एडमिशन करा गया है, या फिर
माइंड के बारे में या बॉडी के बारे में करा गया तो वो रेलिवेंट माने जाएंगे। एन एडमिशन में बी प्रूव्ड ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन मेकिंग इट इफ इट इज रेलिवेंट अदरवाइज देन एज एन एडमिशन, कि उसके बिहाफ पे अगर कोई दूसरा पर्सन एडमिशन कर रहा है तो वो रेलिवेंट माना जाएगा। सेक्शन 22 व्हेन ओरल एडमिशन एज कंटेंट टू डॉक्यूमेंट्स आर रेलिवेंट, कि ओरल एडमिशन जो है डॉक्यूमेंट्स पे रेलिवेंट होते हैं नहीं, तो इसका आंसर है नहीं, आर नॉट रेलिवेंट। ये लिखा यहाँ पे ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रेलिवेंट, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स पे भी नॉट रेलिवेंट होते हैं। सेक्शन 23 पढ़ते हैं, एडमिशन इन सिविल केसेस, कि सिविल केसेस में भी रेलिवेंट होता है एडमिशन या नहीं। इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रेलिवेंट, कि सिविल केसेस में कोई एडमिशन रेलिवेंट नहीं होता है। इफ इट इज़ मेड आइदर अपॉन द एक्सप्रेस कंडीशन of it is not to be given under circumstances of the court from which the court can infer the parties agreed together that the evidence of it should not be given, कि सिविल केसेस में वैसे तो रेलिवेंट नहीं होता है, और अगर पार्टी जो है एग्री कर लेते हैं कि इस बात पे हम एविडेंस नहीं देंगे तो भी चलता है सिविल केसेस में। और इसमें 126 में आते हैं प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। तो प्रिविलेज कम्युनिकेशन में कोई बैरिस्टर, कोई वकील या कोई अटर्नी या कोई प्लीडर से आप ज़बरदस्ती और आप 126 के अंडर आप उससे एडमिशन नहीं करवा सकते। अब आता है कन्फेशन वाला पार्ट हमारा 24 से लेकर 28 तक। तो 24 में तो बता रखा है TIP, थ्रेट, इंड्यूसमेंट एंड प्रॉमिस। तो अगर आप कोई भी कन्फेशन थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस से कोई भी आप कन्फेशन लेते हैं तो वो इररेलेवेंट होगा, वो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे 25 में बता रखा है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड, के जो पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन दिया जाएगा वो इररेलेवेंट होगा, वो प्रूव नहीं किया जा सकता। 26 में दे रखा है पुलिस की कस्टडी में अगर कोई कन्फेशन किया है तो वो उसके अगेंस्ट प्रूव नहीं किया जा सकता। 27 में हमें बता रखा है कि अगर कोई डिस्कवरी हो जाती है, हाउ मच इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एक्यूज्ड में बी प्रूव्ड, के प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी फैक्ट इज डिस्पोज्ड और डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंस। अच्छा, जो मैंने बताया था कि जो डिस्कवरी हो जाती है, और जैसे मान लीजिए पुलिस के आगे कोई कन्फेशन किया गया कि पुष्पराज की तरह कि चंदन की लकड़ी नाले में कुएं में पड़ी है, और बाद में पुलिस जाके ढूंढ लेती है कि वो चंदन की लकड़ी नाले में पड़ी है, तो वो जो कन्फेशन होगा वो रेलिवेंट हो जाएगा। 28 में बता रखा है कि अगर टिप मतलब थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस हटा दिया जाए और उसके बाद कन्फेशन लिया जाए तो वो रेलिवेंट हो जाता है। 29 में बता रखा है कि अगर आपने कोई प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी या मम्मी कसम दे के उसका कन्फेशन ले लिया है, या ड्रंकन उसकी अवस्था में ले लिया है, तो वो भी कन्फेशन प्रूव्ड माना जाएगा, वो रेलिवेंट नहीं होगा, वो रेलिवेंट होगा। 30 में बता रखा है कंसिडरेशन टू प्रूव कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर्स जॉइंटली अंडर ट्रायल, कि जॉइंट ट्रायल के बारे में इसमें बताया गया है कि अगर जॉइंट ट्रायल में को एक्यूज्ड कोई कन्फेशन करता है तो वो रेलिवेंट माना जाएगा। अगर आपने चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। 31 में हम एक छोटी सी बात बता रखी है कि एडमिशन जो होंगे वो कंक्लूसिव प्रूफ होंगे, वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होंगे मगर वो एस्टॉपल के रूप में काम कर सकते हैं। 32 में हमें 32 बहुत बढ़िया है सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 32 सेक्शन हम पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट रिटन or verbal of relevant fact made by a person who is dead cannot be found or has become incapable of giving evidence
और उस अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर। तो इसमें हमें 4 तरीके के पर्सन बताए गए हैं कि किन किन केसेस में जो है किसी भी आदमी का किसी आदमी द्वारा दिया गया स्टेटमेंट रेलिवेंट होगा, कि या तो वो मर गया है, या तो वो है डेड, या तो है कैन नॉट बी फाउंड, मर गया है, मिल नहीं सकता, इनकेपेबल है, या फिर इतनी इतनी दूर है जैसे अंटार्कटिका में है और उसे अंटार्कटिका से वापस लाने के लिए अनरीजनेबल एक्सपेंस होंगे, या फिर कोर्ट का अनरीजनेबल टाइम खर्च होगा, तो इसलिए उसका लास्ट स्टेटमेंट होगा वो रेलिवेंट माना जाएगा। इसमें हमें कुछ कैटेगरीज भी दे रखी हैं, जैसे कि पहला है डाइंग डिक्लेरेशन, दूसरा है कोर्स ऑफ बिजनेस, क्या किसी के मरने से पहले अगर किसी व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट दिया तो वो रेलिवेंट मानी जाएगी। अगर किसी आदमी ने सेकंड में है बिजनेस, तो इसमें किसी आदमी ने अगर क्या कहते हैं अपने रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी काम करा है वो भी क्या कहते हैं कोई मेमोरेंडम बनाता है, जैसे कोई डायरी होती है इनकी बही खाते की, तो वो रेलिवेंट होगी। इंटरेस्ट ऑफ मेकर के खिलाफ भी वो रेलिवेंट होगी, पब्लिक राइट और कस्टम के द्वारा भी वो रेलिवेंट होगी, किसी एक कोई रिलेशनशिप का एग्जिस्टेंस बताता है तो भी वो स्टेटमेंट रेलिवेंट होगी, और किसी की विल अगर वो फैमिली अफेयर्स के द्वारा कोई विल बताई जाती है तो वो भी वो रेलिवेंट होगी। 7 में हमें बताया गया कि कोई ट्रांजैक्शन हुई, डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन मेंशन इन सेक्शन 13, तो वो भी रेलिवेंट होगी, और मेड बाय सेवरल पर्सन एक्सप्रेसिंग फीलिंग रेलिवेंट टू मैटर्स इन क्वेश्चन, तो वो भी रेलिवेंट होगी। ठीक है। 32। 33 रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग द ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स दे आर इन स्टेटेड। तो 32 और 33 एक तरीके से लगभग लगभग सेम है, मगर इसमें जो है सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में अगर आपने कोई स्टेटमेंट दी है तो उस प्रोसीडिंग की जो स्टेटमेंट जो है वो इस जो आपकी अभी प्रोसीडिंग चल रही है वो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें 33 में ये बताया गया है। अब आते हैं 34 में। इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस है। इसमें है बुक ऑफ अकाउंट्स में अगर कोई आपने स्टेटमेंट दी है तो वो रेलिवेंट होगी। और रेलिवेंसी इन पब्लिक रिकॉर्ड के, पब्लिक रिकॉर्ड तो रेलिवेंट होते ही हम मान लीजिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट रेलिवेंट है। 35 में 36 में आते हैं मैप्स। मैप्स जी जो गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश किए जाते हैं वो मैप्स रेलिवेंट होते हैं। 37 में है स्टेटमेंट एज टू फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर कंटेन्ड इन सर्टेन नोटिफिकेशन, तो पब्लिक नेचर की जो भी स्टेटमेंट होंगी वो रेलिवेंट होंगी। 38 में लॉ बुक्स जो होती हैं वो भी रेलिवेंट मानी जाती हैं, कि लॉ बुक जैसे AIR होती है, CRLG होती है, ये सब लॉ बुक्स रेलिवेंट होंगी। अब इसमें बताया गया 39 में कि हमें कितना वाट एविडेंस टू बी गिवन व्हेन स्टेटमेंट फॉर्म पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक बुक सीरीज और लेटर ऑफ पेपर। ठीक है, कि इसमें कितनी हमें स्टेटमेंट प्रूव करनी होगी। तो इसमें बताया गया है कि जितनी हमें रेलिवेंट होगी, जितनी हमारे बुक से मिल जाए, जितनी हमारी बुक में, जैसे बुक तो अगर मान लीजिए 400 पन्ने की है मगर उसमें हमारी काम की 4 ही पेज है, तो हम वो 4 पेज ही क्या कहते हैं कोर्ट को दिखाएंगे। 40 में है जो मैंने बताया था रेस जुडिकेटा, प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट टू बार सेकंड सूट और ट्रायल। अच्छा, रेस जुडिकेटा जो है CPC में सेक्शन 11 में बताया गया है, एविडेंस में 40 में बताया गया और CRPC में 300 में बताया गया। तो ये बात भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। द एक्सिस्टेंस ऑफ एनी जजमेंट ऑर्डर और डिक्री बाय विच लॉ प्रिवेंट्स। अच्छा, ये तो वही है रेस जुडिकेटा, कि वो कोई लॉ प्रिवेंट कर रहा है एक ही डिक्री को बार बार कोर्ट में पेश करने से। ठीक है। रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट इन प्रोबेट, यह है जजमेंट इन रेम। इसमें जो बताया गया है कोई एक जजमेंट जो है, जजमेंट ऑर्डर या डिक्री,
ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, एक्सरसाइज ऑफ प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिनैरिटी और इंसॉल्वेंसी, कि अगर कोई भी कोर्ट जो है इन चारों के ऊपर अगर कोई भी डिसीजन देती है तो वो डिसीजन जजमेंट इन रैम होगा, मतलब जजमेंट अगेंस्ट द वर्ल्ड होगा। कि अगर मान लीजिए कोई कोर्ट किसी पर्सन को इंसॉल्वेंट कर देती है या फिर किसी की शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो है पूरी दुनिया के सामने वो अब शादीशुदा हैं। या फिर अगर कोई मान लीजिए इंसॉल्वेंट कोर्ट किसी को कर देती है, दिवालिया किसी का निकाल देती है, तो वो तो कोई और दूसरा पर्सन उससे बिजनेस नहीं करेगा क्योंकि उसका तो दिवालिया निकल चुका है। ठीक है, तो ये कंक्लूसिव प्रूफ भी माना जाता है सेक्शन 41। 42 में आते हैं रेलिवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट ऑर्डर डिक्री अदर देन मेंशन इन 41। तो जजमेंट ऑर्डर और डिक्री भी रेलिवेंट होंगे। 44 में आता है फ्रॉड और कोल्यूजन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट और इनकॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट में बी प्रूव्ड। Any party to a suit or other proceeding may show that any judgment, order, or decree which is relevant under this sections, which has been proved by adverse party by delivered by a court not competent to deliver it, or it was obtained or fraud or collusion। तो अगर किसी पार्टी को लगता है कि जो ऊपर तीन सेक्शंस अभी हमने पढ़े 40, 41 और 42, इनमें कोई भी जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है या कोर्ट ने जो भी फैक्ट माना है वो कोर्ट जो है कॉम्पिटेंट नहीं थी, तो उसको आप प्रूव करवा सकते हैं। अब आते हैं 45 में ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट है, मतलब अब इसमें थर्ड पार्टी का भी रोल आ जाता है। ठीक है, मगर एविडेंस में हियर से एविडेंस को रेलिवेंट नहीं माना जाता, मगर इसके कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे सेक्शन 6 हो गया, अभी 45 हो गया, और इसके आगे के एक्सपर्ट ओपिनियन के जितने भी हैं, तो ये हियर से एविडेंस होते हैं और इन्हें रेलिवेंट माना गया है इंडियन एविडेंस में। व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन, कि कोर्ट को कोई ओपिनियन बनाना है किसके बारे में, फॉरेन लॉ के बारे में, साइंस, आर्ट, या फिर हैंड राइटिंग, या फिर फिंगर इम्प्रिंट्स के बारे में कोर्ट को कोई ओपिनियन बनाना है, तो वो किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकती है। ठीक है, 46 में आ जाते हैं अब। 46 में, हाँ 46, 45, अच्छा अब इस 45A में, 45A जो है एक नया सेक्शन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में भी बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में भी कोर्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में भी ओपिनियन ले सकेगी। 46 में आते हैं फैक्ट्स बियरिंग अपॉन experts. The fact not otherwise relevant are relevant if they are support or inconsistent with the opinions of expert when such opinions are relevant। केस में बताया गया 46 में कि कोई भी फैक्ट जो है वैसे तो रेलिवेंट नहीं होता, मगर अगर कोई एक्सपर्ट जो है किसी बात पे अपना ओपिनियन रखे तो वो रेलिवेंट माना जाता है। इसमें इलस्ट्रेशन ये पढ़ते हैं कि क्या ए ने जहर दिया, तो जो मेडिकल एग्जामिनर है उसने देखा था कि ऐसे ऐसे सिम्टम होते हैं जहर देने के, तो इससे माना गया कि उसने ए ने जहर दिया था, और जो मेडिकल एग्जामिनर था जिसने चेक किया था उसने ये सिम्टम देखे थे बाकी बॉडी में भी, तो ये उसका जो स्टेटमेंट है वो रेलिवेंट माना गया। 47 में जो है हैंड राइटिंग को लेके है कि अगर कोर्ट को हैंड राइटिंग के ऊपर ओपिनियन फॉर्म करना है तो वो किसी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को अपॉइंट कर सकती है मतलब। 47 में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के लिए कोर्ट किसी पर्सन को अक्वाइंट कर सकती है या अपॉइंट कर सकती है जो कि इस काम में एक्सपर्ट होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमारी जो कोर्ट है वो इंडियन लॉ के ऊपर भी एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकती है, तो इसका आंसर है नो, क्योंकि कोर्ट जो है हमारी जो जज हैं वो हमारे इंडियन लॉज को जानते हैं, पहचानते हैं अच्छे से, तो इंडियन लॉज में एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसमें 48 आ जाते हैं
ओपिनियन एज टू एक्सिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम, तो राइट और कस्टम पे भी ओपिनियन लिया जा सकता है। 49 में टेनेंट्स का भी ओपिनियन लिया जा सकता है, अगर वो जैसे उनके फैमिली के साथ ही रहता है और वो कोई रेलिवेंट फैक्ट बता देता है या फिर कोई ऐसा फैक्ट बताता है जो कि रेलिवेंट हो सकता है, तो टेनेंट को भी एक्सपर्ट माना गया है। और ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप भी, कि किसी रिलेशनशिप पे अगर कोई ओपिनियन देता है पर्सन तो वो रेलिवेंट मानी जाएगी। अब इसमें 51 में बताया गया है कि ग्राउंड्स जो होंगे, जो जिन जैसे कोई एक्सपर्ट मान लीजिए किसी किसी एक्सपर्ट जो है किसी चीज़ पे ओपिनियन देता है, तो उस ओपिनियन पे जो ग्राउंड्स होंगे वो भी रेलिवेंट होंगे। कि कि उस कि ए ने बी को जहर दिया और उससे ए ने जब बी को जहर दिया तो बी के होठ नीले पड़ गए, नाखून नीले पड़ गए, है ना, और उसकी मतलब आंखें थोड़ी अलग सी हो गई। तो ये एक्सपर्ट ने जो ये ग्राउंड्स होंगे कि उसके नाखून नीले पड़ गए, होठ नीले पड़ गए, ये जो ग्राउंड्स होंगे ये भी रेलिवेंट होंगे। अब इसमें आ जाते हैं कैरेक्टर पे। सेक्शन 52 में इन सिविल केसेस करेक्टर टू प्रूव इम्प्यूटेड और इरेलीवेंट, कि सिविल केसेस में जो है कैरेक्टर किसी पर्सन का वो इरेलीवेंट होता है। 53 में बताया गया है कि क्रिमिनल केसेस में प्रीवियस गुड कैरेक्टर जो है रेलिवेंट होता है। 53A में बताया गया है कि प्रीवियस और सेक्सुअल एक्सपीरियंस किसी पर्सन के नॉट रेलिवेंट होते हैं। ठीक है। 54 में बताया गया है प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलिवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई। तो इसमें 53 से रिलेटेड है ये 54, जिसमें बताया गया है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर कोई पर्सन जो है एक्यूज्ड है और उसका बैड कैरेक्टर जो है दिखाया गया है, पिछला पिछला जो कैरेक्टर दिखाया गया है उसका बैड कैरेक्टर दिखाया गया है, तो वो इररेलेवेंट होगा अनलेस एविडेंस हैज़ बीन गिवन दैट ही हैज़ गुड एविडेंस, के उसके लिए एविडेंस दिए जा रहे हैं। कि मान लीजिए हम तो प्रीवियस बैड कैरेक्टर दिखा रहे हैं, मगर वो क्या कहते हैं उसके लिए फिर उन्हें क्या कहते हैं दिखाना पड़ेगा कि इसका पर्सन का कैरेक्टर जो है गुड है, कि रिप्लाई में आप बता सकते हैं कि आपका बैड कैरेक्टर है या गुड कैरेक्टर है। और सेक्शन 55 जो है 52 के रिलेशन में कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस, तो इसमें अभी तो बताया था कि सिविल केसेस में कैरेक्टर अभी नॉट रेलिवेंट होता है कि कोई, और इसमें 55 में बताया गया है कि अगर जो कैरेक्टर है वो डैमेजेस को अफेक्ट कर रहा है तो वो तो कैरेक्टर रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपने मेरी वीडियो अभी तक देखी है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।